गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है। इसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं वो तो स्पेशली इसमें इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसमें छोटी छोटी टर्म इस्तेमाल होती हैं और वो किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होगा। तो आइए जुड़िए शिक्षा यंत्र पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री से एक अप स्टेप पे एक सेक्शन बनता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हम जनरल लाइफ में इसका प्रयोग कहाँ देखते हैं, क्यों ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें दो तरीके से, एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और जनरल लाइफ में भी हमें बहुत काम आता है। कहाँ काम आता है वो पहले हम देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, चैप्टर के आपके आम जीवन में यूजेस क्या हैं वो देखते हैं। तो आपका इसमें देखिए, मेजरिंग ऑफ फील्ड्स, यदि आप खेतों को नापते हैं तो खेतों की मेजरमेंट करने के लिए आपको इसकी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस एंगल से, किस हिसाब से, कैसे उसके कोण को नाप सकते हैं। कोई भी प्लॉट अगर आपको नापना है, कोई भी एरियाज आपको नापने हैं, मेकिंग ऑफ द वॉल्स, पैरेलल्स एंड परपेंडिकुलर्स, ये आप उसके विषय में जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ पैरेलल है, कौन सी परपेंडिकुलर है। इंस्टॉलिंग टाइल्स में आपको इसका इस्तेमाल करने को मिल सकता है, रूफ इंक्लिनेशन में। और द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है कि आप कैसे किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसी भी चीज़ की विड्थ लेंथ निकालने में भी इसका प्रयोग होता है। अब कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम इस सेक्शन में देखेंगे। अब देखिए, मैं एक छोटा सा इंट्रो आपके लिए लेके आऊँ। देखिए, इसमें आपको एक माउंटेन दिख रहा है। यदि आप किसी माउंटेन की हाइट नापें तो क्या आप उस पर कोई भी मेज़रमेंट करने वाली कोई स्केल लेकर चढ़ेंगे क्या? इस तरह से चढ़ नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि आप दूर बैठकर ही उसकी हाइट को निकाल सकें। इसके लिए एक प्रैक्टिकल होता है, आप सन लाइट का इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका जो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वहाँ से इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी बेसिक चीज़ देखते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़। देखिए, अगर कोई आपके पास, आपके सामने कोई माउंटेन है और आप उसकी हाइट निकालना चाहते हैं, तो फिर ये जो आप एंगल्स निकालेंगे, ये जो बेसिक, ये आपको जो एंगल है, मान लीजिए थीटा है, ये निकालने में एक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि इन्हें कहते क्या है। मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप यहाँ किसी माउंटेन की टॉप को देख रहे हैं, तो आप जिस लाइन से, जो आपकी आंखों के सामने जो एक रे बनती है, लाइन बनती है, जो आपका लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब इससे आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो जो आपका एंगल बनता है आपके इस सरफेस के साथ, इस लेवल के साथ जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आपने इसकी हाइट सीधे तौर पर इसको h माना है। यहाँ पर ये पूरी हाइट है इसकी, नीचे से, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये कितने डिग्री पर होनी चाहिए सरफेस के साथ? 90 डिग्री पर होनी चाहिए। कितने डिग्री पर होनी चाहिए? 90 डिग्री पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। और यहाँ यदि कोई व्यक्ति पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखता है, तो उसका जो एंगल बनेगा, उसका जो लाइन ऑफ साइट के साथ और जो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको अवनमन कोण कहते हैं और इसको ओनियन कोण कहते हैं, राइट। तो अब इन वैल्यूज को निकालने के लिए 1, 2 और 3, तो 3 साइड आपको दिखाई दे रही है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और 3 साइड से जुड़ा हुआ हमने रेशियो के बारे में पढ़ा है। तो इसमें स्पेशली
3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। वहाँ से आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए, दूसरा कॉस थीटा चाहिए, और तीसरा टेन थीटा चाहिए, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप इन्हीं को इस्तेमाल कर लें। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, और जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। जब आपको ये 3 फॉर्मूले दिखाई दें तो आप क्या ऑब्जर्व करें इसमें? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यदि आपको एंगल गिवन है और इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है और एक गिवन है, तो आप तीसरी चीज़ को आराम से निकाल सकते हो। थीटा होने पर इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है और एक गिवन है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। मतलब 2 साइड का रेशियो आपके पास है तो आप उसमें से एक मिसिंग को आराम से फाइंड कर सकते हो। कॉस थीटा का इस्तेमाल कब करोगे? जब आपके पास बेस और हाइपोटेनस में से एक चीज़ मिसिंग हो, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो तो आप टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको जो थीटा दिया जाएगा उसके लिए आपको उनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में पढ़ा था। तो वो किस तरीके से था उसको पहले हम बस एक छोटे से वे में बस पढ़ लेते हैं। अब वो वैल्यूज आती कैसे हैं, ड्राइव कैसे होती हैं, उसको अभी हम नहीं सीख रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यदि साइन थीटा की वैल्यू आप कौन कौन से एंगल पर लें? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। यदि इन पर आप इनकी वैल्यूज को लेते हैं तो क्या क्या बनेगा? साइन 0 क्या होता है? साइन थीटा, साइन 0 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसकी वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा रिवर्स हो जाता है, 1√3/2 और 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ पर अगर आप टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो वैल्यूज आपके पास हैं उनका रेशियो। तो 0 डिग्री पर वैल्यू होगी 0, 30 डिग्री पर वैल्यू होगी, डिवाइड करने के बाद ना इसको जब पूरी तरह से डिवाइड करोगे तो 3/√3 नीचे बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1/√3। ये पूरी की पूरी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 45 डिग्री पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 60 पर आप देखिए 60 डिग्री पर वैल्यू क्या बनेगी? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। और 90 डिग्री पर अगर ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, 90 डिग्री पर अगर नंबर अपॉन 0 है, नंबर अपॉन 0, तो इसको नॉट डिफाइन कहते हैं, नॉट डिफाइन। ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली आपको, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता है। तो हमने इसका बेसिक देखा, तो इस बेसिक पर हम इनके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके काफ़ी डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो आज के सेक्शन में हम इजी क्वेश्चंस को ही रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या नोटिस करेंगे, ठीक से पढ़िए फिर नोटिस करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आपको जो पहला पॉइंट दिया गया है वो ग्राउंड पर है। कहां पर दिया गया है? ग्राउंड पर। तो ये पहले देखेंगे कि आप इस सबसे पहली पोजीशन में आप है कहां। आपको सबसे पहले यही नोटिस करना पड़ता है कि आप ग्राउंड पर हैं या ग्राउंड से ऊपर किसी पॉइंट पर हैं, कहां पर आपका पहला एंगल बन रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आप यहां पर हैं, स्टार्टिंग में आप यहां खड़े हुए हैं, सामने आपके कोई टावर है, ये आपके एक टावर हो गया। इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का बना हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर वर्टिकली अबाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जहां से आप पहले देख रहे थे उससे ऊपर 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। जहां से आप पहले देख रहे थे उसके जस्ट ऊपर 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, वहां से फिर उसी टॉप को देखा गया है।
वहाँ से फिर एक उसी टॉप को देखा गया है। मान लीजिए यहाँ कोई एक छोटा हाउस है, टावर के सामने कोई हाउस है, तो आप ऐसी कोई एक बिल्डिंग कह सकते हो। तो 40 मीटर ऊंची एक कोई बिल्डिंग है जिसके आप ऊपर पहुँच गए। अब यहाँ इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री एंगल बन गया। अब ये दो ट्रायंगल आपको दिखे। अब कौन कौन से ट्रायंगल आपको नोटिस करने हैं? ए बी सी। तो ये वाला ट्रायंगल आपको नोटिस करना है। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या होगा? ए डी और ई। ए डी ई, ये दो ट्रायंगल आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें देखना होता है कि वो ट्रायंगल चूज करें जिनमें कम से कम आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता हो, 90 डिग्री आपका बनता हो, उसी ट्रायंगल को चूज करें। क्योंकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए, अब हम क्या करें, इसमें कोई से भी ट्रायंगल को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कुछ वैल्यूज को कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमने इस वैल्यू को देखा जाए तो ये 40 ही आएगी। इसे लेट नहीं करना है, ये है एक्चुअली में 40 है, क्योंकि ये एक आगे नीचे रेक्टेंगल बन गया है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर ही होती हैं, तो 40 है। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका h है। जो चीज़ पूरी तरह से मिसिंग है उसको h मान लिया, जो गिवन है उसको ले लिया, क्योंकि आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं उसको, उस पॉइंट से आप इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये a से लेकर b तक की लेंथ बतानी है और c से लेकर b तक की लेंथ बतानी है। ये आपने h माना है तो इसको आप x मान लीजिए। अगर आप इस cb को x मानते हैं तो आपका ed भी कितना होगा? x होगा। कारण क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल हमेशा बराबर होती हैं। तो सॉल्यूशन में आप पहले क्या कर लें, जो भी आपके पास गिवन है उसको देख लें। इन ट्रायंगल, अब पहले आप कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं? कोई सा भी कर सकते हैं, ए बी सी कोई चूज कर लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है? 60 डिग्री है। और वहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए कि ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? वो है आपकी 40 प्लस h मीटर। और नीचे वाली वैल्यू आपकी है सी बी, और सी बी को आपने लिया है x मीटर। देन अब क्या करेंगे आप? अपना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। यही क्यों चूज किया? साइन या कोस क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि हमारे पास जो फाइंड करने वाली वैल्यू है वो भी आपकी परपेंडिकुलर पर है, और दूसरी फाइंड करने वाली वैल्यू वो भी आपकी बेस पर है। तो बेस और परपेंडिकुलर का ही संबंध है, क्योंकि सी और ए का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया हमने। क्योंकि अगर आपका ए और सी का लेना देना होता तभी आप साइन या कोस की बात करते। अब यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू दी नहीं है, ना पूछी गई है। पूछ सकता था लेकिन पूछी नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू इतना, तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, और पी की वैल्यू आपकी कितनी है? जो परपेंडिकुलर है वो आपका ये है, तो ये आपका 40 प्लस h है, और ये जो वैल्यू है आपकी x है। tan 60 की वैल्यू टेबल से आपको याद होनी चाहिए, तो ये √3 होती है। ये आपका हो गया इतना x। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी? 40 प्लस h अपॉन √3, क्योंकि x को हम यहाँ ले गए, √3 को वहाँ ले गए, ये आपकी एक इक्वेशन 1 आ गई। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई अभी मत करें, क्योंकि अभी हमें और काम करना है। अब आपके पास इन ट्रायंगल कौन से में आ जाए? ए डी ई में। ए डी ई ट्रायंगल में आपको क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार 30 डिग्री का है, और जो आपकी वैल्यू है ए डी की, जो कि परपेंडिकुलर के रूप में है, ए डी बराबर आपका h है परपेंडिकुलर। बेस आपका ई डी है, तो ए डी आपका कितना है? इसमें भी x है, जो कि आपका बेस है। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पहले ही फॉर्मूला नोट डाउन कर चुके हैं हम, तो सीधी वैल्यूज़ डाल लेंगे। तो tan 60 इतना था, तो tan 30 इक्वल टू कितना होगा? h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3, h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ गई h √3। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। पहली और इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या देख रहे हो
कि पहले इक्वेशन में भी x की वैल्यू मिली है और दूसरी इक्वेशन में भी आपको x की वैल्यू मिली है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना होगा, h√3 बराबर, ये इक्वेट कर दी हमने दोनों इक्वेशन। इक्वेट करने से जो आपको वैल्यू मिली वो कितनी हो गई, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी, पावर हाफ और हाफ मिलकर 1 बन जाती है, तो 3h हो गया, इक्वल टू 40 प्लस h हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, 3h माइनस h इक्वल टू 40, तो 2h इक्वल टू हो गया आपका 40, तो h इक्वल टू कितना हो गया 40/2। तो कैंसिल आउट करने पर आपको क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पर 20 मीटर। तो जो h की वैल्यू आई है ये आपकी 20 मीटर, ये हाइट नहीं है टावर की, ये टावर की हाइट नहीं है, क्योंकि टावर की हाइट क्या है 40 प्लस h है। हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर आपकी क्या है 40 प्लस h है। तो अब हाइट आप निकालेंगे, तो हाइट ऑफ टावर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस h, और जो h की वैल्यू आपको मिली है उसे यहाँ पुट कर दें तो कुल मिलाकर कितना हो गया 60 मीटर। तो टावर जो है आपका वो 60 मीटर ऊंचाई का है। अब बात आती है कि जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा था उसके टॉप को, और जिस बेस पर वो टावर स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, वहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, तो उसमें x की वैल्यू पूछी गई है। एंड तो x की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास दो फॉर्मेट है, x इक्वल टू इतना या फिर x इक्वल टू इतना, तो कौन से को चूज करें, इसको नहीं, ये तो थोड़ा सा बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो इसको छोड़कर छोटे वाले को चूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आसानी से मिल जाएगी वैल्यू h√3। तो x बराबर कितना हो गया, h की वैल्यू आपकी आई थी 20, तो 20√3 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये डिस्टेंस आपकी 20√3। ये एक साधारण ही क्वेश्चन है, ये इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, साधारण है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि दो ट्रायंगल बनेंगे, अक्सर दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों ट्रायंगल से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों इक्वेशन में से एक कॉमन वेरिएबल को क्या करना है, एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और जिससे आपको एक दूसरा जो वेरिएबल उसके साथ चल रहा होगा उसको फाइंड करने के बाद आप पहले वेरिएबल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आसानी से हो जाते हैं, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए ये क्वेश्चन है, द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टू टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक ये कोई टॉप है इसका, यहाँ तक ये ट्री है, ये बहुत तेज हवा चली और इस हवा ने इस ट्री को बीच में से तोड़ दिया। तो ये जो आपकी डिस्टेंस थी, ये वाली जो यहाँ से हाफ लेंथ थी, हाफ कहें या हाफ से ज़्यादा जितनी भी है, हम इसको हाफ नहीं कह सकते एकदम, पर ये जो पोर्शन है दूसरा पोर्शन वो टूटकर ऐसे ज़मीन पर टच हो गया। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं रहा, ये ट्री यहाँ पर आकर टच हो गया, और इसने इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने मीटर दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। तो हम क्या करते हैं, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम h मान लेते हैं, ये आपको गिवन है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कैपिटल H मान लेते हैं। हाइपोटेनस है तो इसको कैपिटल H मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, सॉल्यूशन में पहले ही देखें, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, आपका स्मॉल h प्लस कैपिटल H। इसका मतलब क्या हो गया, आपको दोनों वैल्यू निकालनी होगी, आपको परपेंडिकुलर भी निकालना होगा और इसका हाइपोटेनस भी निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल ABC में tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब h अपॉन आपका 8 मीटर, बेस आपका 8 मीटर है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/√3 इक्वल टू ये हो गया आपका h अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, h इज इक्वल टू 8/√3। अब इसको इतना ना छोड़ें, इसमें थोड़ा रैशनलाइज कर दें वैल्यू को,
तो कितना हो जाएगा 8√3/3। इतना मीटर जो है आपकी ये स्मॉल h की वैल्यू हो गई। अब इसको निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइन का इस्तेमाल कर लें चाहे आप कोस का इस्तेमाल कर लें। तो साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास h ऑलरेडी आ चुकी है जो कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, या फिर कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब क्या करेंगे, एंड cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस कैपिटल H। तो cos 30 कितना होता है याद होना चाहिए, √3/2 8/h। तो अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2 × 8 दैट इज 16/√3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसमें √3 से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज करिए, और रेशनलाइज करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी √16√3/3। ये आपको मिल गई है कैपिटल H की वैल्यू। अभी ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री क्या है, दोनों को प्लस करके आ रही है। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, स्मॉल h प्लस कैपिटल H आप कर देंगे। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी थी 8√3/3 प्लस 16√3/3। अब यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लें तो ये आ गया 3, तो 8√3 प्लस 16√3 इक्वल टू कितना हो गया 24। ये हो गया आपका 24√3/3। 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 टाइम्स। तो फाइनली आंसर आप क्या हो गया 8√3 मीटर। जो आपका हाइट है, जो ट्री है आपका, उसकी टोटल हाइट आपकी कितनी आई है 8√3। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हाइट जो ट्री की वो आपकी 8√3 मीटर आ गई। तो आपने देखा ये भी कितना आसान क्वेश्चन, इसमें दो ट्रायंगल भी नहीं बने, लेकिन इसमें ज़रूरत क्या पड़ी, इसमें आपको 2 बार ट्रिग्नोमेट्री कंपोजिशन का जो रेशियो है आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ दो को एक साथ मर्ज करके पूछा गया था, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड करने के बाद आपको फाइनल ट्री की वैल्यू मिल रही थी, हाइट की वैल्यू मिल रही थी, तो इसलिए आपको इन दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रेशियो पूछे जाए इस चीज़ को भी आप पहले देख लें, क्योंकि इसमें टेन और कोस का इस्तेमाल हुआ, तो क्यों इस्तेमाल हुआ ये आपने देखा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। आपने जो क्वेश्चंस देखे उनसे मिलता जुलता ही होगा, लेकिन एकदम सेम क्वेश्चन नहीं होते। तो आपने जो क्वेश्चंस देखे उसमें आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने स्पेशली साइन का, टेन का और कॉस का इस्तेमाल किया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन को देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लीनियर क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, आप इसको बड़ी आसानी से हल कर लोगे। सिर्फ इतना पूछा गया है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी यदि किसी पॉइंट से इसके टॉप को देखा जाए और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने वो 30 डिग्री हो। तो इसमें तो सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी से काम चल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आपको पूछा क्या गया है, हाइट पूछी गई है, हाइट ऑफ टावर। क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ टावर पूछा गया है। इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपको ए बी की वैल्यू पूछी गई है कि ए बी कितना होगा। तो आपको गिवन क्या है, इसमें बी सी आपको गिवन है, बी सी आपका 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका वो भी 30 डिग्री है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें दिख रहा है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। जो रेशियो आपको कंबाइन करके देखना है कि क्या चीज़ पूछी गई है और क्या गिवन है, उसी हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी साइन, कहीं भी कॉस, कहीं भी टेन इस्तेमाल करेंगे। आप जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना ज़रूरी है कि कौन किसके साथ संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए टेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि साइन कॉस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाइपोटेनस के बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर के रूप में क्या है आपका हाइट है, एच है, हमने क्या लिया इसको एच लिया, जो कि आपकी ए बी है। ए बी को आपने कंसिडर किया है एच, तो ए बी अपॉन होगा आपका बी सी। तो हम टेन 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू डालते हैं वो है एच, और बी सी की वैल्यू डालते हैं वो है आपकी 30। तो टेन 30 कितना होगा आपका 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इस तरीके से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा
30 इंटू 30 अपॉन √3, सॉरी, तो 30 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे ही रहेगा। ये आपकी वैल्यू बन गई, लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करना पड़ता है क्योंकि वैल्यू को हम परफेक्ट बनाने के लिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 30 √3 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड करने तो कितना हो गया आपका 10 √3, ये आपकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू 10 √3। यहाँ से आगे भी आप सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 इंटू 1.73 वैल्यू रहती है इसकी, जो आपका √3 है इसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, परफेक्ट नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17.3 मीटर। तो आपकी जो ये हाइट आई है ये आपकी 17.3 मीटर आई है। कहीं कहीं पर हम इसको अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं और कहीं कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसको डेसिमल में निकाल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं होता है कि आप उसको डेसिमल में रखें या अंडर रूट में रखें। तो प्रीफर ये करें कि आप उसको डेसिमल में निकालें, फाइनल वैल्यू को डेसिमल में ही निकालने का प्रयास करना, क्योंकि ये सबसे सही तरीका है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू देने का। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक से ही इसका काम चल गया, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है इसका। तो अब देखिए, ये उसी के जैसा लगभग बना हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उससे काफ़ी डिफर कर गया है। दिखने में तो कुछ वैसा सा ही है, वो भी ट्रायंगल ऐसा ही था, लेकिन एक लाइन सिर्फ इसमें बढ़ गई है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। अब एक ट्रायंगल के ऊपर 2 ट्रायंगल बन गए, क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल बन गया है और एक बड़ा ट्रायंगल बन गया है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनने वाली हैं। अब क्वेश्चन को समझिए कि आपको क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से ही देखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका ग्राउंड पर है, ये हवा में नहीं है कहीं भी। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, इसके ऊपर अलग से एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट पूछी गई है, जो आपने h कंसिडर की है, तो उसको आप फाइंड करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो आपको दिया गया है बॉटम, बॉटम किस चीज का दिया गया है, टावर का बॉटम दिया गया है, और ये जो टॉप दिया गया है क्या दिया गया है, इस टावर का टॉप दिया गया है। तो बॉटम और टॉप यहाँ से लिए गए हैं, ना कि यहाँ से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी आप थोड़ा ठीक से समझें, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बॉटम अगर आपने कहीं और समझ लिया तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, ए बी की वैल्यू, हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, तो h, मतलब आपको सिर्फ ए बी निकालना है। अब हमने क्या डिसाइड किया कि सिर्फ हमें h निकालना है, हमें पूरा AC नहीं निकालना है, क्योंकि इसने सिर्फ टावर की बात की और टावर कहाँ लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो उसने बिल्डिंग को ऐड नहीं करवाया है, सिर्फ टावर की हाइट पूछी है। तो उसके लिए अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है BCD, इसको उठाइए, इन ट्रायंगल BCD, इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया गया है, नीचे वाला एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। ये लेंथ आपके पास नहीं है तो इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप वेरिएबल में से कंसिडर कर लें। तो CD की वैल्यू आपने क्या ले ली, बेस जो आपने लिया है वो x ले लिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है। और ये वाली जो वैल्यू है आपकी परपेंडिकुलर BC की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है 20 मीटर है। तो अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, tan का इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इन दोनों का संबंध है तो यही इस्तेमाल किया जाएगा। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 20, बेस क्या है x, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 बराबर 20 अपॉन x, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 मीटर। तो आपकी x की वैल्यू भी कितनी आ गई है 20 मीटर आ गई है। तो नीचे जो बेस है आपका ये ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, 20 मीटर आ गया। नाउ अभी तक इसमें h का तो जिक्र नहीं हुआ, हमने ये ट्रायंगल उठाया और ये जो वैल्यू पूछी भी नहीं थी उसको हमने फाइंड कर लिया, h का तो जिक्र नहीं हुआ। तो फिर फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये हुआ जब आप अगले वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें इस x की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने पहले ही उसको फाइंड कर लिया। तो अब आप ट्रायंगल लीजिए ACD, अब आप A B और D को नहीं ले सकते,
क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल क्या है आपका ACD। इसका आपका परपेंडिकुलर क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनेगा आपका 20 + h। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका पूरा परपेंडिकुलर वैल्यू बनेगी 20 + h बनने वाली है। और बेस की वैल्यू आपकी क्या है x, जो कि आपने फाइंड कर लिया कितना है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसका, वो है आपका 60 डिग्री यहाँ पर। तो आपका फिर परपेंडिकुलर और बेस में ही संबंध है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 20 + h अपॉन, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी x। तो वैल्यू डाल लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका √3 इक्वल टू 20 + h अपॉन, ये हो गया 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 √3 इक्वल टू 20 + h। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 20 √3 माइनस 20, तो कितना हो गया 20 आ गया कॉमन, रह गया √3 माइनस 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन लगभग फाइनलाइज हो गया, लेकिन अभी आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो। 1.73 माइनस 1 मीटर, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 × 0.73, इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 7.3। एक 0 से ये पॉइंट शिफ्ट हो गया तो फाइनल हो गया 2 3 = 6 और 2 7 = 14। तो ये 14.6 मीटर इसकी हाइट आ गई है। जो ट्रांसमिशन टावर है सिर्फ इतनी हाइट आपकी कितनी आ गई है 14.6 मीटर आ गई है। टोटल नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली हाइट आपको मिल गई है। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस कितने आसान हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको NCERT के और क्वेश्चंस को उठाने चाहिए और उनको करिए और उनसे सीखिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट निकलता है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।